हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डीसी कटरे ए स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। पूरा विश्व आज कोरोना से लड़ रहा है और हमें भी इस कोरोना से लड़ना है, इसीलिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। Hello, dear students and friends. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस। इसके पहले हम मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही आसान टेक्निक के साथ डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, मैथमेटिकल लॉजिक की सारे वीडियोस और साथ में अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर्स और इसके बाद के चैप्टर्स की सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली आपको मिलते जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, वीडियोस को देख के कैसे स्टडी करना है, इसके लिए मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ। जैसे जैसे हम वीडियो देखते हैं, ऐसा हमको कोई पोर्शन लगा कि जिसे हमें लिखना ज़रूरी है तो ऐसे वक्त वीडियो को पॉज करना, फिर या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपने रजिस्टर में उसे नोट कर सकते हो। इस तरह से आपको पूरे वीडियोस को, पूरे चैप्टर को कवर करते हुए जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले उस चैप्टर में हमें जो टॉपिक्स को पढ़ना है, यदि उसकी जानकारी हमें मिल जाए तो उस चैप्टर को पढ़ने का मज़ा कुछ और ही रहता है। इस मैट्राइसिस चैप्टर में अब मैट्राइसिस एंड मैट्रिक्स, एक है तो मैट्रिक्स, एक से ज़्यादा है तो मैट्राइसिस। अब हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं और उसके कौन से टाइप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। यह हम इस टॉपिक के अंदर में पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कौन से हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके दो मेथड्स है, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड सेकंड है एडजॉइंट मेथड। इसके बाद में है इस मैट्राइसिस के एप्लीकेशन, मैट्रिक्स का यूज करके हम उसे कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन यहाँ पर है सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ होता है। कैसे होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे। इसके दो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ इन्वर्सन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड एंड सॉल्व करना है इक्वेशन को यूजिंग द मेथड ऑफ इन्वर्सन और मेथड ऑफ रिडक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे मैट्राइसिस का लेक्चर नंबर 1। थोड़ी थ्योरी के बारे में हम इसकी जान लेते हैं। मैट्राइसिस की जो थ्योरी है उसे डेवलप किया था मैथमेटिशियन आर्थर काइले ने। और ये जो मैट्राइसिस है उसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो मैट्राइसिस आर यूजफुल इन एक्सप्रेसिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मैट्राइसिस का यूज़ होता है। और इस मैट्राइसिस का यूज़ और अदर फील्ड्स में होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, इन सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है, कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता है। इसीलिए मैट्राइसिस की भी जो स्टडी है वो इसेंशियल है। स्टूडेंट्स, हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं और उन नंबर्स को हम एक अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैं कुछ नंबर्स यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3।
4 5 6 7 8 और 9। अब ये जो नंबर्स को मैंने अरेंज किया हो तो उसमें देखिए ये जो 1 2 3 है एक लाइन में है, 4 5 6 ये दूसरे लाइन में है, 7 8 9 ये तीसरे लाइन में है। मतलब ये जो लाइन्स है इसे हम क्या कहते हैं, रो। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो R1, सेकंड रो R2, थर्ड रो मीन्स R3। 3 रो हो गए। मतलब एक लाइन में हम नंबर्स को जब अरेंज करते हैं उसे कहते हैं रो में अरेंज करना। और फिर देखिए 1 4 7 2 5 8 3 6 9 मतलब एक के नीचे एक है। तो ये जो अरेंजमेंट है 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9 इसे हम कहेंगे कॉलम्स। ठीक है, तो ये कॉलम्स है, एक के नीचे एक मतलब कॉलम्स, एक लाइन में मतलब रोज। अब ऐसे नंबर का अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं कहाँ पर करते हैं, रो में और कॉलम में। और इस अरेंजमेंट को जब हम एनक्लोज करते हैं ऐसे 2 ब्रैकेट्स के साथ, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये जो अरेंजमेंट है रोज और कॉलम्स का इसे एनक्लोज कर रहे हैं ये 2 ब्रैकेट के साथ। तो ऐसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए क्या कहता है डेफिनेशन, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 9 नंबर्स है, 9 नंबर्स है, और इसे हम अरेंज किस में किए हैं, m रोज एंड n कॉलम्स में। अब ये मैट्रिक्स को हमने अरेंज किस में किए हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में, और इसको एनक्लोज किससे किया गया है, ये ब्रैकेट से। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। तो फिर डेफिनेशन क्या होगी, मैट्रिक्स मीन्स, किसी ने भी पूछा तो बताते आना चाहिए, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन m रोज एंड n कॉलम्स enclosed in brackets is called मैट्रिक्स। एक लाइन में नंबर्स है तो हम कहते हैं कि वो नंबर्स रो में है, और एक के नीचे एक है तो हम कहते हैं कि वो कॉलम्स में है। ये फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2 और ये थर्ड कॉलम C3। अब स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर किसे कहेंगे, ऑर्डर यानी क्या, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उसे कहेंगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये वाले एग्जांपल में क्या है, 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। काउंटिंग भी हमें करते आना चाहिए, 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स, तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब मैट्रिसेस को डिनोट हम करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे ABC का यूज हो सकता है, X का यूज हम कर सकते हैं, I का यूज कर सकते हैं, O मीन्स 0 का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम देख रहे हैं पोजीशन के साथ। ये देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। इसमें कितने रो है, 1 2, 2 रो एंड 2 कॉलम्स, इसलिए देखिए इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। सेकेंड एग्जाम्पल 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स, 3 इंटू 3 ये हो गया मैट्रिक्स बी का ऑर्डर। अब इसमें ये जो AIJ हमने लिखे हैं, ये AIJ क्या है, तो इज द ith रो एंड jth कॉलम के पोजीशन वाला एलिमेंट। अब देखिए AIJ, तो फर्स्ट नंबर जो I है वो रो की पोजीशन, J जो है वो कॉलम की पोजीशन। तो फिर इस मैट्रिक्स में ये जो A11 है इसमें क्या है, 1 एंड 1 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे रहने वाला एलिमेंट काउंट कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए A11 ये फर्स्ट रो पे है और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे है। उसी तरह ये A22 फर्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम इस पोजीशन पे एलिमेंट है, इसे हम A22 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मैट्रिक्स में भी देखिए अब ये जो A21 है,
A21 मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे रहने वाला एलिमेंट। तो सेकंड रो कौन सा है, ये हो गया सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया, ये हो गया। और दोनों को मैच करने वाला जो एलिमेंट है उसे हम A21 से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस डेफिनेशन में एक वर्ड्स है, आपका ध्यान इसमें गया कि नहीं गया मुझे नहीं पता, बट ध्यान जाना चाहिए। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट तो आपको समझ में आ गया, बट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी क्या। अभी हमने ऑर्डर देखा है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, उसे हम ऑर्डर कहते हैं। अब सिर्फ अरेंजमेंट ऐसी नहीं होंगी कि जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, 3 रो एंड 3 कॉलम्स ही होंगे। चेंज भी हो सकता है, 2 रो और 3 कॉलम्स हो सकते हैं, 3 रो एंड 2 कॉलम्स हो सकते हैं, 1 रो एंड 1 कॉलम्स हो सकता है, 1 रो एंड 3 रोज हो सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स। ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस, ये आपके लिए नया नहीं है। 11th क्लास में एक स्पेशल चैप्टर दिया गया था डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, पार्ट 1 का 4th नंबर का चैप्टर, जिसमें हमने मैट्रिसेस के टाइप्स भी स्टडी किए थे और कुछ ऑपरेशंस भी थे, बेसिक ऑपरेशंस थे, एडिशन कैसे करना, ये सारी चीज़ें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप एक बार 11th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। बट फिर भी स्टूडेंट्स अब हम एक बार रिकॉल करेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, मैंने जब भी बताया था कि नंबर्स का अरेंजमेंट इसके ऊपर उसके टाइप से डिपेंड होते हैं। रो मैट्रिक्स यानी क्या, अब ये एग्जांपल देखिए 1 2 3, ये 3 जो एलिमेंट्स है वो अरेंज किस में किए गए हैं, एक सिंगल रो में। सिंगल रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं बट रो कितने होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स एंड इट इज़ ऑफ ऑर्डर 1 into n, जिसमें n ये क्या हो सकते हैं, 1 या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि सिंगल रो होना चाहिए और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स रो। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। अब ये 3 नंबर्स देखिए -2 3 5, इसे अरेंज किस में किया गया है, एक सिंगल कॉलम में। रोज 3 है बट कॉलम कितने हैं, सिंगल, कॉलम एक च होना चाहिए। ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर है m into n, जिसमें m ये 1 या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब m यानी क्या, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ अनलिमिटेड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। इसके बाद थर्ड टाइप ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल यहाँ पर 0 0, आपको सभी जगह 0 दिख रहे, 1 2 3 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स हैं, बट सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है, बस हो गया। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट 0 होते हैं उसे क्या कहेंगे, 0 और नल मैट्रिक्स, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इस O से। समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप 4th नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर में चीज़ का मतलब है, अब स्क्वायर यदि जब हम बात करते हैं, जब 2 का स्क्वायर यदि निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर यदि निकालना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके उनके स्क्वायर हमको मिलते हैं। तो उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स यानी क्या, जैसे 2 रो है तो 2 कॉलम्स होना चाहिए, 3 रो है तो 3 कॉलम्स होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो हमने इसको डिफाइन भी किया है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 एग्जाम्पल हमने देखे, A एंड B। इसमें देखिए 2 रो है और 2 कॉलम्स है, मैट्रिक्स B में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। इन मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप नंबर 5 डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है।
डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट कौनते हैं, डायगोनल एलिमेंट कौनते हैं, पहले हमको डायगोनल एलिमेंट पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले कंडीशन है कि कोई भी मैट्रिक्स नहीं चलेगा। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम, 3 रो है तो 3 कॉलम्स होना चाहिए। अब हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। अब हमारा पॉइंट है कि डायगोनल एलिमेंट यानी क्या, किसी भी मैट्रिक्स में या फिर किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में स्टार्ट हम कर रहे हैं ये पहले एलिमेंट से, और लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट, इन के बीच में यहाँ पे आने वाले जो सारे एलिमेंट्स होंगे, तिरछे लाइन में आने वाले सारे एलिमेंट्स होंगे, उन्हें कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो फिर ये जब ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो अदर एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, अरे ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट है, इस लाइन में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। इसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये सभी के सभी जीरो हैं। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं डायगोनल 2, 3, 5। मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 2, 3, 5 है, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है। समझ में आ गया नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए एक एक टाइप के ऊपर से हम जंप लेते हुए जा रहे हैं। स्क्वायर के बाद डायगोनल, डायगोनल में स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। अब हम देखेंगे स्केलर, स्केलर में डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होंगे, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, बट वो 1 नहीं होना चाहिए। देखिए ये वाले एग्जाम्पल में डायगोनल एलिमेंट्स, तिरछे लाइन में जो एलिमेंट्स है -3 -3 सेम है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए 2 2 2 सेम है, और बाकी एलिमेंट्स जीरो है। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो अब आप कहोगे कि सर इसमें 1 इक्वल नहीं है, और यदि 1 आया तो टाइप कौन सा होगा, तो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स, अब यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा चाहिए, स्केलर चाहिए। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, जो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। जनरली ये 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ होता है 12th क्लास में एंड 11th क्लास में। सबसे पहले I2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट्स सेम है और वो भी 1 है, नॉन डायगोनल 0 है। 2 × 2, 2 रो एंड 2 कॉलम्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में I2 भी लिखते हैं। फिर I3, 3 रो एंड 3 कॉलम्स वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3। इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 सेम है और अदर एलिमेंट्स 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर 8, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिलो द डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स है। डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसके बिलो मीन्स ये नीचे के जो सारे एलिमेंट्स है, यदि ये 0 होते हैं, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, ये देखो बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या, सेम लिखना है हमको अपर के जैसी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी
ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट अबाउ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अबाउ द डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स एग्जाम्पल बी, इसमें तिरछे लाइन में आने वाले जो एलिमेंट्स है ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है 2 1 9, और इन डायगोनल एलिमेंट्स के अबाव ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो ऐसे टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एकदम इजी याद करने के लिए, अपर ट्रायंगुलर मीन्स बिलो द डायगोनल, लोअर ट्रायंगुलर मीन्स अबाउ द डायगोनल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज एन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 11 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसका यूज़ जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जैसे JEE है, इसमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है। बट उसके लिए हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन एकदम परफेक्ट मालूम होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल और उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए जो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसमें कंडीशन होना चाहिए, वो मैट्रिक्स कैसे अरेंज करना होना चाहिए कि यदि वो मैट्रिक्स है और उसका यदि हम ट्रांसपोज निकालते हैं, अब ये यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज यानी क्या हम इसके बाद देखेंगे। ए ट्रांसपोज और ए गिवन मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये दोनों भी मैट्रिक्स सेम है, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज वाला जो टाइप है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इसको डिनोट करते हैं ए डैश या फिर ए का पावर टी से। देखो एकदम सिंपल है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3×2 इस ऑर्डर का, और हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ए टू द पावर टी से। तो हमें क्या करना है, सिंपली रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। जैसे ये -1 5 ये फर्स्ट रो में है तो इसे हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, 3 - 2 ये सेकंड रो में है तो इसे हम लिखेंगे सेकंड कॉलम में, 4 7 ये थर्ड रो में है, इसे हम लिखेंगे थर्ड कॉलम में। मतलब इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए टू द पावर टी से। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फिर से आएंगे सिमेट्रिक की तरफ। अब ये मैट्रिक्स देखिए स्टूडेंट्स, ए 2 3 3 4। अब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो वाला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ये फर्स्ट रो में क्या है 2 3, इसको लिख लिए फर्स्ट कॉलम में 2 3। सेकंड रो में जो एलिमेंट है उसे हम लिखेंगे सेकंड कॉलम में 3 4। अभी दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कीजिए, सेम है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, इस कंडीशन को यह मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको दूसरे से भी डिफाइन किया है, स्मॉल aij इक्वल्स टू स्मॉल aj i। जब भी मैंने बताया था i रिप्रेजेंट करता है रो, j रिप्रेजेंट करता है कॉलम, तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, i की जगह j और j की जगह i, यानी रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो। सेकंड एग्जांपल देखिए, 2 4 -7, 4 5 -1, -7 -1 -3। अब जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम वही आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जैसे के वैसे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में जैसे के वैसे है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में जैसे के वैसे है। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही आएगा। तो समझ में आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एकदम क्लियर है। जो पहले हम स्केलर मैट्रिक्स देख चुके हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। एकदम इजी याद रखना, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में जैसे के वैसे, सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड कॉलम में जैसे के वैसे, थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स थर्ड कॉलम में जैसे के वैसे यदि है
तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें ये कंडीशन है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है, यानी गिवन मैट्रिक्स को सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और उस गिवन मैट्रिक्स को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों भी मैट्रिक्स सीधे सेम आते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। या फिर स्मॉल ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जी आई, जब हम आई और जे को इंटरचेंज करते हैं तो सामने माइनस लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के ऊपर से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट रो में क्या है 0, 5, फर्स्ट कॉलम में क्या है 0 और -5, यानी ये नॉन जीरो एलिमेंट का साइन चेंज हो गया -5। सेकंड मैट्रिक्स में देखिए 0, 4, -7, अब यहाँ 4 पॉजिटिव है, अब इसको हम पहले कॉलम में लिख रहे हैं तो 4 नेगेटिव, -7 है इधर तो यहाँ पॉजिटिव है। अब सेकंड रो देखो -4, 0, 5, सेकंड कॉलम में है पॉजिटिव 4, 0, -5। थर्ड रो है 7, -5, 0, थर्ड कॉलम में है -7, पॉजिटिव 5, 0। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने लायक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हर एक डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होता है 0 होता है। ये इसकी पहचान है स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए और अदर जो एलिमेंट्स है उसका जो अरेंजमेंट है वो उसके साइन में चेंज होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट 10th क्लास में हम डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेंट मीन्स अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। जैसे 1, 2 एंड 3, 4, देखिए यहाँ पे 2 रो एंड 2 कॉलम्स है, इसके साइड में हम क्या लगा रहे 2 वर्टिकल लाइंस लगा रहे। अब इसे हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत ईजी था, हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 × 4, फिर बीच में माइनस साइन देके दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 × 3, 1 × 4, 4, -2 × 3, 6, इसका आंसर क्या आता है -2 आता है। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को लेते हुए सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of A is equals to 0। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये 0 होना चाहिए, और यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर। आई रिपीट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of A equals to 0, otherwise it is called नॉन सिंगुलर। ठीक है, एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है A 6, 3, 8, 4, ये मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा? ये जो ब्रैकेट है इसको हटा के हम 2 वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। मैट्रिक्स में ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बट डिटर्मिनेंट में ब्रैकेट हट के 2 वर्टिकल लाइंस लगती है। डिटर्मिनेंट में 2 वर्टिकल लाइंस और मैट्रिक्स में ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्रॉस 6 × 4 माइनस, सेकंड क्रॉस 2 × 3, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24 आएगा। यानी ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये हो गया छोटा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रो और 2 कॉलम थे। बट अब बड़ा यदि मैट्रिक्स आता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके स्टूडेंट 11th क्लास में, फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए। ये सेकंड एग्जांपल बी, ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं ये चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना होगा। किसी भी ऑर्डर 3 के का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट करने की एक टेक्निक है स्टूडेंट। हमें जनरली बताया जाता है हमारे पढ़ाए हुए टीचर जो होते हैं या फिर कोई भी पर्सन कि भाई हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, प्लस लगेगा। हमने यदि उनको पूछा कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस क्यों लगता होगा, तो जनरली क्या बताते हैं कि भाई ये स्टेप में आता है। बट स्टूडेंट्स इसका एक लॉजिक है। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते वक्त ये एक फार्मूला है, एक फॉर्म है। स्मॉल a11 और कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12
स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13, जिसमें स्मॉल a11 ये बताता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे रहने वाला एलिमेंट, स्मॉल a12 बताता है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे रहने वाला एलिमेंट, a13 बताता है स्मॉल फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे रहने वाला एलिमेंट। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर अब रही बात ये कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 क्या है, तो ये है कोफैक्टर्स। हमें फार्मूला पता है स्टूडेंट्स, Aij -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू कैपिटल Mij, है ना। यदि हमको कैपिटल A11 निकालना है तो i के बराबर क्या है 1 है, j के बराबर क्या है तो 1 है, तो यहाँ पुट कर दो -1 टू द पावर क्या 1 + 1 और -1 का पावर 2 क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसीलिए शुरुआत में हम क्या लगाते हैं पॉजिटिव, यानी प्लस रहता है शुरुआत में। फिर नेक्स्ट है कैपिटल A12, कैपिटल A12 i के बराबर 1, j के बराबर 2, तो -1 का पावर क्या 1 + 2 इंटू कैपिटल M12, -1 का पावर कितना है 3 है, -1 का पावर नेगेटिव ऑड क्या होता है नेगेटिव होता है, इसीलिए सेकंड एलिमेंट के पहले लगाया जाता है माइनस। एंड थर्ड नंबर कैपिटल A13, कैपिटल A13 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू कैपिटल M13, -1 का पावर 4 यानी पॉजिटिव, एंड थर्ड नंबर पे पॉजिटिव, इसीलिए प्लस माइनस प्लस लगाया जाता है। अब यदि वो पहले से कोई एलिमेंट उसका साइन यदि चेंज है तो उसके हिसाब से वो साइन चेंज होते हैं, बराबर है। फिर कैपिटल M क्या है माइनर है 2, उसके बाद ये 2 कौन से पोजीशन पे है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए और जो एलिमेंट बचता है उसका डिटरमिनेंट लिखिए। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ बच रहा है 4 5 5 6 लिख लिए। फिर सेकंड एलिमेंट 3 है, उसके पहले माइनस लगाना है, क्यों कैसे लगाना है वो हम देख चुके हैं। फिर ये 3 की पोजीशन कौन सी है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिलीट कर दो, क्या बचेगा 3 5 4 6 इसका डिटरमिनेंट। थर्ड एलिमेंट है 4, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रो कॉलम डिलीट करना है, बचेगा क्या 3 4 5 6 इसका डिटरमिनेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमको पता है ना, फर्स्ट क्रॉस सेकंड माइनस सेकंड क्रॉस, सॉल्व करने के बाद इसका भी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा सिंगुलर। एंड नॉन सिंगुलर मीन्स a square matrix A is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जो टाइप्स है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं, बट 12th क्लास में हमें इतने ही टाइप्स की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिसेस। ये भी पहले हम पढ़ चुके हैं। मैट्रिसेस के ऊपर कौन से ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो सकता है मैट्रिक्स में। सबसे पहले 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी 2 मैट्रिक्स इक्वल है ऐसा हम कब कहते हैं, जब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। जब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर यदि इक्वल है एंड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब इस इक्वालिटी का यूज करते हुए एक एग्जांपल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4 एंड XY 3 4। इसमें यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है XY। तो सबसे पहले देखिए दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है 2 2, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए 3 4 3 4 सेम है। इसका मतलब हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे बाय इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब इक्वल दिखाने के बाद 3 के बराबर 3 है, 4 के बराबर 4 है, तो x के बराबर क्या होगा 1 होगा, एंड y के बराबर क्या होगा तो 2 होगा। तो हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं x = 1 एंड y = 2, इसके ऊपर से बाय इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ये 2 मैट्रिक्स है, इनका क्या करना है एडिशन करना है। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का एडिशन। तो एडिशन करते वक्त जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका ही एडिशन करना है। अब करेस्पॉन्डिंग यानी क्या, पहले मैट्रिक्स में ये जो पोजीशन पे एलिमेंट है यही सेम पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है 3 है, तो 1 और 3 का एडिशन। फिर ये -2 और 1 का एडिशन, 3 और 2 का एडिशन, 5 और -3 का एडिशन। ये आंसर आ गया। फिर है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस।
अब इसी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ए और बी का सब्ट्रैक्शन, यानी क्या होगा, माइनस करना होगा। 1 को माइनस करेंगे, 3, 1 माइनस 3, -2 -1, 3 -2, 5 -3। समझ में आ गया? ये होगा -2 -3, 1 और 8। स्टूडेंट इसको लिखते वक्त थोड़ा डिस्टेंस पे ही रखना है, इनको मिक्स मत होने देना। अब इसमें एक कंक्लूजन निकलता है, यदि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है तो ऐसे दो मैट्रिक्स का यदि हम सम करते हैं या फिर डिफरेंस यानी एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आने वाला जो आंसर है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट्स मीन्स एनी नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के ऊपर से समझेंगे। इफ़ ए इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स है और एक स्केलर है के इक्वल्स टू 5 और हमें फाइंड आउट करना है के इंटू ए। के इंटू ए मतलब के बराबर कितना है, 5 और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। 5 को किसी मैट्रिक्स से यदि हमको मल्टीप्लाई करना है तो याद रखना इस मैट्रिक्स में रहने वाले सारे एलिमेंट्स के साथ इस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1 सभी के साथ हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से। ये होगा आंसर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अभी हम स्टूडेंट देखे थे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। यदि 2 मैट्रिसेस है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, बट उसके भी पहले हमें ये जरूरी है जानना कि किसी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर किसका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो वो कॉन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस होना चाहिए। अब कॉन्फॉर्मेबल यानी क्या, 2 matrices A and B are said to be conformable for the product AB. Conformable means number of columns in A. पहला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, और सेकंड जो मैट्रिक्स B है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, और वो दोनों यदि इक्वल है, यानी पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, यानी ये तो दोनों सेम हो गए, तो ऐसे 2 मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए A इज ऑर्डर ऑफ M इंटू N एंड B इज ऑर्डर ऑफ N इंटू P। इसमें देखिए N मतलब ये नंबर ऑफ कॉलम्स और B में नंबर ऑफ रोज, दोनों सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स है, समझ में आ गया। कॉन्फॉर्मेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी आर इक्वल, देन मैट्रिसेस आर सेड टू बी कॉन्फॉर्मेबल। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1, एक मैट्रिक्स है 1 2 3। इसमें देखिए एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर होगा 1 × 3। सेकंड मैट्रिक्स है B 2 4 5। इसमें देखिए कितने रो है, 1 2 3 रो है और कितने कॉलम्स है, 1। और इनका क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट A × B, A और B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे होगा ये हम आगे देखने वाले हैं, बट हो सकता है कि नहीं हो सकता उसके पीछे का लॉजिक हमें पता है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 एंड नंबर ऑफ रोज कितने सेकंड मैट्रिक्स में, 3, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। अब वो कैसे होगा, इसके पीछे का भी एक रूल है, एक स्पेशल याद करने की एक टेक्निक है। किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका आने वाला आंसर वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर निकालते वक्त एकदम सिंपल याद रखना, जब किसी हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स
में नंबर ऑफ रो कितने हैं एंड सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इनटू सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, वो होगा आने वाला मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब इस एग्जांपल में देखिए ये फार्मूला लिखा है मैंने, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी मीन्स नंबर ऑफ रो इन ए इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन बी। हियर नंबर ऑफ रो इन ए कितना है, 1, नंबर ऑफ कॉलम इन बी कितना है, 1, तो 1 इंटू 1 यानी सिंगल एलिमेंट वाला आंसर आएगा। अब कैसे करते हैं, मैंने भी बताया कि एक ज पोजीशन वाला आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में तो 3 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। सिंपल टेक्निक, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर एक से ज़्यादा है करके बीच में प्लस, देखिए 1 को मल्टीप्लाई कर रहे 2 से, फिर लगा रहे प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के साथ 2 इंटू 4 और एक एलिमेंट बचा, फिर और प्लस लगाएंगे, तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे के साथ, हो गया 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 5 15 और सबको ऐड जब हम करेंगे तो ये मिलता है 25, मतलब सिंगल एलिमेंट। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है 2 4 5, इसमें देखिए रो 3 रो एंड 1 कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स भी 1 रो एंड 3 कॉलम्स। सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या, यस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रो 1 है। अब आने वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा आने वाला आंसर का 3 इंटू 3, समझ में आ गया होगा। अब 9 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 3 रो और 3 कॉलम्स। इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन हमें पता है स्टूडेंट्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। मैंने बताया था A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, ये पोजीशन कौन सी है A12 की, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फिर है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, फिर A21 ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, फिर है सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, फिर है सेकंड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, फिर नेक्स्ट A31 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसमें देखिए थर्ड रो पे 5 है, फर्स्ट कॉलम पे 1 है, 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन, 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ गया। अब इसमें यदि एक से ज़्यादा एलिमेंट रहते तो हम क्या करते, प्लस करते जाते आगे में। अब यहाँ सिंगल सिंगल एलिमेंट है करके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। अब ये थर्ड एग्जाम्पल के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम्स है, सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 रो एंड 2 कॉलम्स है, और हमें करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आने वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो भी हमको पहचानते आएगा कि फर्स्ट रो में नंबर ऑफ रो 2 है, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो 2 इंटू 2 ये है आने वाला आंसर का ऑर्डर। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी हमको पता है। जब 2 रो एंड 2 कॉलम्स है तो उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन हमें मालूम है। 2 रो 2 कॉलम्स A11 A12, A21 A22। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे रहने वाला एलिमेंट, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पोजीशन पे रहने वाला एलिमेंट, है ना। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो में एलिमेंट कौन से है 1 2 है, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट कौन थे सेकंड इसके 2 3 है। जब भी मैंने बताया था एक से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बीच में प्लस लगाए एक से ज़्यादा है करके, फिर 2 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। तो ये एक पोजीशन हो गई।
जिसमें हमने मल्टीप्लाई किए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगेन यहाँ पे भी दो दो एलिमेंट है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हो गया सेकंड पोजीशन। फिर नेक्स्ट है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2 प्लस 1 × 3 एंड लास्ट है A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 × 4 प्लस 1 × 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8, 14, -3, -7। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस, इसके साथ ऑपरेशन ऑन अ मैट्राइसेस, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आर 6 ऑपरेशंस। यहाँ पे 6 ऑपरेशंस हम स्टडी करेंगे, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रो एंड 3 आर ड्यू टू कॉलम, यानी 3 रो के रिस्पेक्ट में और 3 कॉलम्स के रिस्पेक्ट में। इसमें नंबर 1 है इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है, इंटरचेंज मीन्स अदला बदल करना है, किसमें 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स में। एक बात यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट्स कि 2 रो का ही हम इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर 2 कॉलम्स का ही हम इंटरचेंज कर सकते हैं। एक रो और दूसरे कॉलम को आपस में इंटरचेंज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैपिटल R एंड कैपिटल C, इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं रो एंड कॉलम से, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें ये जो एक लाइन में जो एलिमेंट्स है उनको हम कहते हैं R1, R2, R3। एक के नीचे एक जो एलिमेंट्स है उसे हम कहते हैं C1, C2, C3। हमने लिखा भी है कि R1, R2, R3 आर द फर्स्ट सेकंड थर्ड रो एंड C1, C2, C3 आर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स। अब यहाँ पे इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज का सिंबल देखिए, ये वाला है RI RJ, मतलब I नंबर का रो और J नंबर का रो, इसे क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इसे हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल RIJ। इसका मतलब होता है I और J वाले एलिमेंट में जो है उसको इंटरचेंज करना। एग्जाम्पल देखिए, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो A के इक्विवेलेंस होगा, और इक्विवेलेंस का है सिंबल। क्या कर रहे हैं इसमें, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। जो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स है उसे हम सेकंड रो में लिखेंगे और सेकंड रो में जो एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट रो में लिखेंगे। तो देखिए 1 2 ये सेकंड रो में आ गया और 3 4 ये यहाँ पे फर्स्ट रो में आ गया। उसी तरह सेकंड एग्जांपल, इसमें C1 इंटरचेंज C2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे, यानी ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को अदला बदल करेंगे। देखिए चेंज कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर, यानी कोई भी एक रो या फिर कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है नॉन जीरो स्केलर से। अब यहाँ पे नॉन जीरो स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट, नॉन जीरो इसलिए कहा है यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका महत्व ही नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेगा। इसीलिए नॉन जीरो स्केलर से किसी भी रो और किसी भी कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। इफ़ k इज अ नॉन जीरो स्केलर एंड रो एक पोजीशन वाला एलिमेंट है RI, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे k से, देन वी मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ RI बाय द कांस्टेंट k। जब हम RI को k से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब RI में रहने वाले सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, k से, जिसे हम k इंटू RI से रिप्रेजेंट करते हैं।
और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखिए आर आई इम्प्लाइज के इंटू आर आई। इसका मतलब होता है कि ith पोजीशन वाले रो को हमें के से मल्टीप्लाई करना है और इसकी जगह उसको लिखना है। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल के ऊपर से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक मैट्रिक्स है 0 2 3 4, देन R2 इम्प्लाइज 4 टाइम्स R2। R2 में क्या है, 3 और 4 है, इसको हमें चेंज करना है। R1 को चेंज करना है क्या, नहीं, तो R1 को एज इट इज रख दो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को एज इट इज रख दो, रख दिए। और सेकंड रो को हमें चेंज करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। R2 को मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 4 से। तो R2 में ये जो दोनों एलिमेंट्स है 3 और 4, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दी, है ना। सेकंड एग्जांपल, अब कॉलम के रिस्पेक्ट में एक एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स है B 0 2 3 4, देन C1 इम्प्लाइज -2 C1, यानी अब हम C1 को चेंज करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करके, -2 को। देखिए C1, यह है C1 और यह है C2, तो यहाँ हम सिर्फ C1 को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब C2 को एज इट इज रखना है, रख दिए C2 को एज इट इज। अब C1 को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। C1 में पहला एलिमेंट कौन सा है, 0, लिख लिए 0, C1 के जस्ट नीचे 0, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 3 लिख लिए, फिर इम्प्लाइज वाला सिंबल। आपको यदि नहीं आया तो ऐसा आप रफ वर्क कर सकते हो, -2, फिर C1 क्या है, 0 है, तो -2 इंटू 0 0, यानी 0 की जगह पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। फिर आएगा 3, -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 कितना, -6, 3 की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो देखिए 0 एंड 3 की जगह हमने क्या लिखे, 0 एंड -6। स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हमें आगे होने वाला है। एकदम सिंपल याद रखना, किसी भी रो को यदि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रो में रहने वाले सारे एलिमेंट्स को उस रो से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 3 एंड मोस्ट important elementary transformation, adding the scalar multiples of all the elements of any row or column to corresponding elements of any other row or column। हेडिंग है, आप देखोगे तो 2 लाइन की हेडिंग है, तो आपको इजीली नहीं समझ में आएगा, इसलिए एकदम सिंपल याद रखना। यहाँ पे क्या होने वाला है, एक पर्टिकुलर रो होगा या फिर कोई पर्टिकुलर कॉलम होगा, इसमें हम ऐसा कुछ ऐड करेंगे जो इसके पहले वाले ऑपरेशन में हम देखे हैं। ऑपरेशन में क्या था, एक कोई भी रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर लिए, उसको क्या करेंगे और एक रो के साथ ऐड कर देंगे, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले नंबर 3 में। पहले हम ये थोड़ा सा मीनिंग इसका समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के ऊपर से तो आपको टोटली क्लियर हो ही जाएगा। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिए। इफ़ k इज अ नॉन जीरो स्केलर, k क्या है, कांस्टेंट है, एंड k मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Ri, एक ith पोजीशन वाला रो है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड इट इज़ एडेड टू द एलिमेंट्स ऑफ Rj, और इसे हमें ऐड किस में करना है, j पोजीशन वाले रो में, है ना। देन ट्रांसफॉर्मेशन इज सिम्बॉलिकली डिनोटेड बाय, किसको चेंज कर रहे हैं, Rj को, मतलब jth पोजीशन वाला जो रो है उसको हमें चेंज करना है इस फार्मूले का यूज करके। इसमें क्या हो रहा है, Rj प्लस k इंटू Ri, यानी Ri को पहले k से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको Rj में ऐड करेंगे और इन सारों को कहाँ लिखेंगे, Rj के पोजीशन में। आपको ये कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, बट इसके बाद में जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे उसके ऊपर से आपको ये कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको कंसंट्रेशन से इसको अटेंड करना है। स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है और एक कांस्टेंट है 2, और हमें रिजल्ट निकालना है R1 इम्प्लाइज R1 प्लस ट्वाइस R2। ध्यान से देखिए, R1 यानी फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकंड रो। हमें किसको चेंज करना है, ये R1 को, R1 है ना,
फर्स्ट रो को ही हमें चेंज करना है, इसका मतलब R2 को चेंज करना होगा क्या? नहीं। तो पहले R2 को रख दो जैसे कि वैसे रख दिए, और जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इस मैट्रिक्स ए की क्या होगा? इक्विवेलेंस। ये इक्विवेलेंस का सिंबल है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला चेंज करेंगे R1 को। तो देखो सबसे पहले R1 में 2 एलिमेंट्स हैं, -1 और 4। तो R1 के जस्ट नीचे -1 और 4 हमने लिख लिए। आपको यदि डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आता तो आप ऐसा रफ वर्क कर सकते हो, और ये रफ वर्क आपको मेन आंसर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो R1 में -1 और 4 है, एक के नीचे लिख लिए। फिर ये इम्प्लाइज वाला सिंबल, ये इम्प्लाइज वाला सिंबल। अब यहाँ पे R1 जो है, हम -1 की बात कर रहे हैं तो अगेन फिर से -1 लिख लिए। फिर क्या है? प्लस है, प्लस, फिर 2 है, 2। अब ये R2 में भी 2 एलिमेंट्स है, बट हम किस R2 का यूज करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो जो हम R1 लेंगे उसके जो रिस्पेक्ट का R2 हमको लेना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे क्या है? -1 हमने लिए, तो -1 के जिस रिस्पेक्ट में R2 क्या है? तो 2 है। यहाँ पे हम 2 का यूज करेंगे, है ना। तो -1 + 2 × 2 सॉल्व कर दो, कितना आएगा? 3 आएगा। यानी -1 की जगह क्या लिखेंगे? 3। देखिए ये -1 की जगह क्या आ गया? 3 आ गया। फिर नेक्स्ट है R1 सेकंड एलिमेंट 4 पुट कर दिए फार्मूले में। R1 4 + 2, फिर ये R2 क्या लिखेंगे? इस 4 के करस्पॉन्डिंग वाला, 4 के करस्पॉन्डिंग में क्या है? 5 है, 5। 4 + 10 ये हो जाएगा 14। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है 1 0 2 एंड 2 3 4। देन अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन C1 implies C1 + ट्वाइस C3। किसे चेंज करना है स्टूडेंट्स? हमें C1 को चेंज करना है। C1 मतलब कॉलम फर्स्ट, इसका मतलब कॉलम सेकंड और कॉलम 3 चेंज होगा क्या? नहीं। शुरुआत हम करेंगे गिवन से। इसमें कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड को रहने दो एज इट इज। देखिए कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड एज इट इज है। इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चेंज किसे करना है? C1 को चेंज करना है। तो C1 implies C1 + ट्वाइस C3 gives। जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखना होता है ऑन अप्लाइंग का, यानी क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो C1 implies C1 + ट्वाइस C3। सिर्फ C1 को चेंज करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। C1 में कौन से एलिमेंट है? 1 है और 2 है, 1 है और 2 है। फार्मूले में लगा दो इम्प्लाइड सिंबल। फिर C1 क्या है यहाँ पर? अभी हम बात कर रहे हैं 1 की, तो 1 लिखेंगे + 2 लिखेंगे, फिर C3। अब आप बोलोगे कि C3 में भी तो दोनों एलिमेंट है सर, तो कौन सा लिखना होगा? तो यदि हम 1 को चेंज कर रहे हैं तो 1 के रिस्पेक्ट में C3 क्या है? 2 है, तो 2 का यूज कर दीजिए। तो 1 + 4 क्या होगा? 5 होगा। फिर उसके बाद में सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 2 है। C1 का सेकंड एलिमेंट 2 है, फार्मूले में पुट करो 2 + 2। अब इस 2 के करस्पॉन्डिंग C3 क्या है? 4 है, यहाँ 4 लगा दिए। तो 2 + 8 क्या होगा? 10 होगा। देखिए फिर से हम यहाँ पर उसको सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं एक बार फिर से आपकी प्रैक्टिस होने के लिए। C1 + ट्वाइस C3, C1 1 + ट्वाइस C3 मतलब 2 × 2। देखो C1 + ट्वाइस C3, C1 + ट्वाइस C3, C1 में 2 है, 2 × C3 मतलब 4 है। बस इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अभी थर्ड एग्जाम्पल, इसके तरफ विशेष ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं रखा है। थर्ड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। एक मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है यहाँ पे? ये 2 ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। सबसे पहले R1 इंटरचेंज R2। पहले हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो है इसको आपस में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद C1 implies C1 + ट्वाइस C3।
उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसमें जो C1 होगा मतलब कॉलम फर्स्ट, उसे हम इस फार्मूले के हिसाब से चेंज करेंगे। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गिवन मैट्रिक्स, उसके बाद अप्लाई क्या करेंगे, R1 इंटरचेंज R2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये जो फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, इसको हमें क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। कर लिए इंटरचेंज, फर्स्ट रो सेकंड रो में और सेकंड रो फर्स्ट रो में। फिर उसके बाद अप्लाई करना है C1 इम्प्लाइज C1 प्लस ट्वाइस C3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करते वक्त हमें ये इस तरह से लिखा हो सकता है, C1 इम्प्लाइज C1 प्लस ट्वाइस C3, या फिर इसको सिंपली C1 प्लस ट्वाइस C3 भी लिख सकते हैं। जिससे शुरुआत हो रहा है उसको ही चेंज करना है, ये बस याद रखना, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम क्या चेंज कर रहे हैं, C1 को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब C1 में कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 है और 1 है, 3 है और 1 है, तो एक एक एलिमेंट लेंगे। पहले 3 ले लिए, 3, फिर इम्प्लाइज सिंबल C1 3 है, प्लस है 2 है, अभी C3 लेंगे। जो C1 हम ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट वाला C3, हम C1 ले रहे हैं 3, तो इसके रिस्पेक्ट में C3 क्या है, 5 है। लगा दिए यहाँ पे 5 फार्मूले में। 3 प्लस 2 इंटू 5 10, 2 प्लस 10 मीन्स कितना, 13, यानी 3 के जगह क्या लिखेंगे, 13, इस 3 के जगह लिखेंगे 13। फिर उसके बाद कॉलम नंबर फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट है 1, ये 1 इम्प्लाइज C1 के जगह 1 प्लस 2, फिर C3, ये जो 1 है इसके रिस्पेक्ट वाला C3 -1 है, ये 1 के रिस्पेक्ट में -1 है, पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1। देखिए स्टूडेंट, इसको हमने डिटेल में ये वाले स्टेप में भी लिखे है ना। ये वाले एग्जांपल स्टूडेंट फिर से अच्छे तरीके से इस वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको जो लगता है उसको स्क्रीनशॉट लेते हुए इसको आपको परमानेंट रजिस्टर में लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पे मैं जितना भी लिख रहा हूँ ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आपको अच्छे तरीके से लिखना है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट एग्जांपल इज, फर्स्ट मैट्रिक्स 1 0 -1 3। यहाँ हमें अप्लाई करना है R1 इंटरचेंज R2, यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को क्या करना है, इंटरचेंज। पहले गिवन मैट्रिक्स A, ऑन अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2, यहाँ पे सिंपली R1 के जगह पर R2 हमें चेंज करना होगा, फर्स्ट रो के जगह सेकंड रो एंड सेकंड रो के जगह फर्स्ट रो। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेकंड मैट्रिक्स B 1 -1 3 2 5 4, and here we apply R1 implies R1 minus R2, मीन्स फर्स्ट रो को हमें चेंज करना है इस फार्मूले का यूज करके, R1 माइनस R2। गिवन मैट्रिक्स B, ऑन अप्लाइंग R1 implies R1 माइनस R2, यानी ये जो फर्स्ट रो में ये जो 3 एलिमेंट्स है इसको हमें चेंज करना है इस फार्मूले का यूज करके। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए R1 पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, माइनस R2 में पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 1 - 2 कितना, -1। उसके बाद R1 का सेकंड एलिमेंट -1 माइनस R2 का सेकंड एलिमेंट 5 -1 -5 -6। थर्ड इज 3 -4 -1, ये -1, और यहाँ पे R2 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, फर्स्ट मैट्रिक्स A 5 4 1 3, और फर्स्ट मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे C1 इंटरचेंज C2। सेकंड मैट्रिक्स B 3 1 4 5, यहाँ पे अप्लाई करेंगे R1 इंटरचेंज R2। और जब हम ये अप्लाई करेंगे तो हमें 2 न्यू मैट्रिक्स मिलेंगे। इसके ऊपर से कंक्लूजन निकालना है कि आपने इस पे से क्या ऑब्जर्व किया। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स A 5 4 1 3, ऑन अप्लाइंग C1 इंटरचेंज C2। C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, C2 मीन्स सेकंड कॉलम,
यानी जो मैट्रिक्स ए है इसमें जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है इसको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको दे देंगे नंबर 1। फिर है सेकंड मैट्रिक्स बी 3 1 4 5। यहाँ पे अप्लाई करेंगे R1 इंटरचेंज R2, यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज कर दिए, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको देंगे बी सेकंड। एंड फ्रॉम 1 and 2 क्या कंक्लूजन आपका निकल रहा है, क्या आपने ऑब्जर्व किए? तो ये जो न्यू मैट्राइसेस है आर इक्वल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट नंबर 4, मैट्रिक्स ए दिया है, ए के ऊपर अप्लाई करना है ट्वाइस C2, यानी कॉलम जो सेकंड है इसके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड मैट्रिक्स है बी, यहाँ पर माइनस थ्राइस R1 ये अप्लाई करना है, यानी R1 जो है उसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्राइसेस, यानी यहाँ पर जो हमको 2 न्यू मैट्राइसेस मिलेंगे उसको क्या करना है, ऐड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हियर ए, फर्स्ट मैट्रिक्स ए के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, ट्वाइस C2, यानी जो C2 है उसको चेंज करना होगा ट्वाइस C2 से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है एंड थर्ड कॉलम है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब रही बात सेकंड कॉलम की, तो सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 × 2 कितना, 4, 2 × 1 कितना, 2, है ना। इसको दे देंगे नंबर 1। सेकंड मैट्रिक्स बी 1 0 2 2 4 5, यहाँ पे हमें अप्लाई करना है माइनस थ्राइस R1, यानी इस मैट्रिक्स में ये जो R1 है इसके सारे एलिमेंट्स को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये जो R2 है वो रहेगा एज इट इज। देखिए R2 को एज इट इज रख दिए और R1 के हर एक एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई किए। -3 × 1 -3, -3 × 0 0 एंड -3 × 2 -6। ये है नंबर सेकंड। फिर क्या करना है, न्यू मैट्रिक्स को ऐड, देन एडिशन ऑफ न्यू मैट्राइसेस 1 and 2। 2 मैट्रिक्स का एडिशन हमें पता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होगा। 1 को ऐड कर देंगे -3 के साथ, 1 + -3, 2 को ऐड कर देंगे 4 के साथ, -1 को ऐड कर देंगे -6 के साथ, 0 को ऐड करेंगे 2 के साथ, 2 + 4 एंड 3 + 5, आंसर आएगा -2 4 -7 2 6 8। ये हो गया आंसर एग्जाम्पल नंबर 4 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, 3 × 3। इसके ऊपर पहले अप्लाई करना है थ्राइस R3, यानी ये जो R3 है थर्ड रो, इसके सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर जो मैट्रिक्स मिलेगा उस पर और एक ऑपरेशन हमको अप्लाई करना है, C3 + ट्वाइस C2। अब यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है कि किसके ऊपर अप्लाई करना है, तो याद रखना कि जब ऐसा कोई ऑपरेशन दिया रहता है तो शुरुआत में क्या है, C3, यानी ये ऑपरेशन हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है, C3 के ऊपर। C3 मतलब कॉलम नंबर 3। तो आंसर स्टार्ट करेंगे, हियर ए इज़ गिवन, और फिर अप्लाई करेंगे हम R3 के ऊपर थ्राइस R3, मतलब R3 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा देखिए, इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो चेंज होगा क्या, नहीं। और थर्ड रो में ये जो तीनों भी एलिमेंट्स है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 × 3 कितना, 9, 3 × 3 9, 3 × 1 3, यानी यहाँ पे 9 9 3 ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 9 9 3। फिर इस मैट्रिक्स के ऊपर नेक्स्ट ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे C3 + ट्वाइस C2। किसको चेंज करना होगा, C3 को, यानी यहाँ पे जो थर्ड वाला कॉलम है उसको हमें इस फार्मूले के हिसाब से चेंज करना होगा। तो C1 एंड C2 रहेगा एज इट इज। पुट कर दो एक एक एलिमेंट। C3 का पहला एलिमेंट क्या है, 3 प्लस टू C2। अब 3 का करेस्पॉन्डिंग C2 क्या है, -1 है, लिखे ना ऐसे, 3 + 2 × -1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 कितना, 1, आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट C3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 0। फार्मूले में पुट करो, 0 + 2 × अब 0 के करेस्पॉन्डिंग में क्या है, 1 है, तो 0 + 2 कितना, 2। देखो 0 + 2 × 1
2। नेक्स्ट है थर्ड एलिमेंट 3, फार्मूले में पुट करेंगे 3 + 2 × अब इस 3 के करस्पॉन्डिंग में 9 है, 3 + 18 = 21, 3 + 2 × 9 18 मीन्स 21। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के ऊपर पहले हमें अप्लाई करना है C3 + 2C2। अब C3 + 2C2 किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? स्टार्टिंग क्या है? C3, यानी कॉलम 3 के ऊपर C3 + 2C2 ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। फिर उसके बाद में उस न्यू मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है थ्राइस R3, यानी जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसमें जो थर्ड रो होगा उसके सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे बोला है कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 और 6, यानी इसके पहले वाला एग्जाम्पल और ये वाले एग्जाम्पल का जो आंसर है उसके ऊपर से आपका क्या कंक्लूजन निकला, देखते हैं क्या निकल रहा है। शुरुआत करेंगे गिवन से। पहले अप्लाई करेंगे C3 + 2C2, यानी क्या चेंज होगा? कॉलम 3 चेंज होगा। कॉलम 3 के एक एक एलिमेंट्स हम पहले लिख लेते हैं। कॉलम 3 में क्या है? पहले 3 है, फिर 0 है, 1 है, इम्प्लाइज वाला सिंबल 3 0 1 + 2। अब C2, इस C3 के करस्पॉन्डिंग C2, इस 3 के करस्पॉन्डिंग C2 क्या है? -1। 3 - 2 कितना? 1, यानी कॉलम 3 में पहला एलिमेंट क्या आएगा? 1 आएगा। आ गया। फिर उसके बाद 0, 0 के करस्पॉन्डिंग C2 क्या है? 1 है। 0 + 2 कितना? 2, तो ये आ गया 2। फिर 1 के करस्पॉन्डिंग C2 क्या है? 3, तो 1 + 6 कितना? 7, आ गया 7, है ना। इसके बाद नेक्स्ट थ्राइस R3। अब थ्राइस R3 किसके ऊपर? R3 के ऊपर जो हमको न्यू मैट्रिक्स मिला, इसमें R3 के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन करना है कि वी कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 दैट द मैट्रिक्स रिमेन्स सेम बाय इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सेम मिला कि नहीं पिछले वाले एग्जाम्पल में और इसमें? देखिए 5th का आंसर एंड 6th का आंसर सेम है, मतलब हेंस ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में हमें सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है? अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स मीन्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड अपर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। देखिए कैसे आता है, हम देखना है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके डाउन में जो एलिमेंट है वो उसको 0 बनाना होगा। यहाँ क्या है? 3 है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है, और इस 3 के जगह पे हमको क्या लाना है? 0 लाना है। 3 के जगह 0 लाना है। और किसके रिस्पेक्ट में हमें ऑपरेशन करना है? रो के। अब इसके ऊपर क्या दिख रहा है? 1, मतलब हमें 1 के रिस्पेक्ट में 0 लाना है, यानी 1 का यूज करके 0 लाना है। तो 3 और 1 इसमें ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसके ऊपर 0 आ सकता है? तो 3 - 3 × 1 मीन्स 0, है ना। तो अब हम ये जो लिख रहे हैं इसकी पोजीशन देख लो। ये क्या है? R2 है, और इस हम R2 को चेंज कर रहे हैं, मतलब R2 इम्प्लाइज कर दो। 3 मतलब R2, ये माइनस, ये 3 और ये 1 क्या है? तो R1 है। यानी हम यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करेंगे? R2 इम्प्लाइज R2 - थ्राइस R1। देखो ऑन अप्लाइंग R2 इम्प्लाइज R2 - थ्राइस R1। समझ में आ गया? किसको बना रहे 0? 3 को। 3 की पोजीशन कौन सी? R2। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के। 1 क्या है? R1। तो 3 और 1 में कौन सा रिलेशन है जो इससे 0 आता है? तो 3 - थ्राइस 1, है ना। तो R2 के अब ये दोनों भी एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे R1 रहेगा एज इट इज, और R2 ये अप्लाई करेंगे ऑपरेशन
R2 मतलब 3 माइनस 3 इंटू 1। उसके बाद सेकंड है क्या 4 माइनस 3 इंटू, इस केस में 2 है, 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना आएगा 3 माइनस 3 0 एंड 4 माइनस 6 माइनस 2। अकॉर्डिंग टू definition of upper triangular matrix, below the diagonal element is 0 means this is an upper triangular matrix. Next example number 8, convert matrix 1 minus 1 2 3 into an identity matrix by suitable row transformation. इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट किस में करना है, आइडेंटिटी में। गिवन मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो यहाँ पे चेंज होने वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 का होगा। डायगोनल एलिमेंट जिसमें 1 होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। अब ये देखो कि ये दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, 1 के जगह 1 है ऑलरेडी है, यूज किसका करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सबसे पहले 1 है तो 1 के नीचे क्या दिख रहा है 2, और 2 को क्या बनाना है हमको 0 बनाना है। जिस तरह ऊपर वाले एग्जाम्पल को 3 को हमने 0 बनाया उसी तरह 2 को भी 0 बना सकते हैं। तो सबसे पहले 2 को 0 बनाना है और यहाँ पर हमें यूज करना है किसका 1 का। तो 2 और 1 में क्या रिलेशन है, जो 0 होता है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 है ना, 2 माइनस 2 क्या होगा 0 होगा। यानी कि 2 किससे चेंज कर रहे हैं हम, R2 को चेंज कर रहे हैं ना, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2 इंटू 1, ये क्या है तो R1 है। यानी यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 इम्प्लाइज R2 माइनस ट्वाइस R1। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। ऑन अप्लाइंग R2 इम्प्लाइज R2 माइनस ट्वाइस R1, तो इसमें R1 चेंज नहीं होगा, R2 को चेंज करेंगे। तो R2 में 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो 2 है और एक 3 है, पुट कर दो फार्मूले में। पहले R2 के करेस्पॉन्डिंग मतलब 2 के करेस्पॉन्डिंग R1 क्या है 1 है, 2 माइनस 2 कितना 0 आ गया 0। फिर उसके बाद 3 माइनस 2 इंटू, अब इस 3 के करेस्पॉन्डिंग में क्या है -1 है, तो 3 प्लस 2 कितना 5 आ गया 5। ठीक है, अब आइडेंटिटी ये बन गया क्या, नहीं, आइडेंटिटी बनाने के लिए 5 को क्या बनाना होगा 1 बनाना होगा। तो 5 की जगह 1 कब आएगा, जब हम इस 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है ना, तो ये 5 की पोजीशन कौन सी है R2 है, R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, और ये किसके जगह होगा चेंज R2 की जगह। यानी नेक्स्ट ऑपरेशन R2 इम्प्लाइज 1/5 R2 के दोनों एलिमेंट को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 के ऊपर असर नहीं होगा। 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब देखिए ये बन गया क्या आइडेंटिटी, नहीं बना, ये -1 को भी 0 बनाना होगा। इस -1 को 0 बनाने के लिए हमें इस -1 को 1 के साथ ऐड करना होगा। यानी नेक्स्ट ऑपरेशन इज R1 प्लस R2, -1 प्लस 1 कितना 0। अब ये मिल गया हमको रिक्वायर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज, ये मैट्रिक्स है, इसे हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग द सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर 0, डायगोनल एलिमेंट के बिलो सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, यानी कॉलम 3 और कॉलम 2 को ऐड करके कॉलम 3 के पोजीशन पे वो एलिमेंट हमको लिखना है। तो 3 माइनस 1 यानी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन C1 को ट्वाइस C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 2 से इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको ये जो डायगोनल एलिमेंट के बिलो के जो एलिमेंट्स है वो हमें 0 बनाना है। तो देखिए इधर 4 6 है, तो इधर यदि हमने 4 6 ला लिए तो ये 0 बनने के लिए आसानी होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं 2 और 3 को डबल कर रहे हैं, कर दिए डबल। फिर नेक्स्ट अब ये 4 6 तो बन गया, अब ये 2 को भी हमको 0 बनाने के लिए यहाँ पे हमको 6 लाना है। अब 2 के जगह 6 कब आएगा, जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी C2 इम्प्लाइज थ्राइस C2।
कॉलम सेकंड के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। नेक्स्ट है C1 माइनस C3। 4 और 6 को 0 बनाने के लिए हम इस 4 और 6 को इस 4 और 6 में से माइनस करना होगा, यानी इस C1 माइनस C3 आएगा 0। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0। समझ में आ गया। अब रहा हमारा A6। अब इस 6 को 0 बनाने के लिए हम इस 6 को 6 में से माइनस करेंगे, यानी C2 माइनस C3। नेक्स्ट ऑपरेशन C2 माइनस C3। 6 माइनस 6 मीन्स C2 माइनस C3, ये हो जाएगा 0। अब इस मैट्रिक्स को देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट्स and below the diagonal elements are 0, then such a matrix is called upper triangular matrix। और ये है हमारा रिक्वायर्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।